सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, दो कथन दिए गए हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और दूसरा कथन है, लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कमेंट करके आप बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। लेकिन दूसरा कथन गलत है कि लेमेंस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप कमेंट करके बताइए कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम कमेंट करके आप बताएं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था, केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। तो ये कौन सा अधिनियम है? 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, 1813, 1833, 1853 या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1813 का अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था, केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। और 1833 के अधिनियम में संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करके उसको एक राजनैतिक संस्था के रूप में बना दिया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? विकल्प हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में एक प्रावधान था कि किसी भी क्राउन की प्रजा को यानी भारतवासियों को उनके जन्म स्थान, धर्म या वंश के आधार पर कंपनी के पदों में नौकरी पाने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। आगे चल कर के इसी के आधार पर भारतीयों ने प्रशासन में हिस्सेदारी पाई। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आपको जो विकल्प दिए जा रहे हैं 1861, 1892, 1919 या 1909 का अधिनियम। तो बजट पर भारतीयों को बहस करने की शक्ति दी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में भारतीयों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। बजट पर वो बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया? आपके सामने जो ऑप्शन हैं वो हैं 1892 का अधिनियम, 1909 या 1919 या फिर 1935 का अधिनियम। तो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसी के द्वारा सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपके सामने जो ऑप्शन है वो 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1937 में की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके सामने जो विकल्प हैं वो हैं 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 या फिर 1947 का अधिनियम। तो अगर हम बात कर रहे हैं द्वैध शासन की, तो प्रांतों में अगर बात करें तो प्रांतों में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था, जो 1935 तक जारी रहा। 1935 में इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन में विषयों को दो सूचियों में बांटा गया था, एक थे आरक्षित और एक थे हस्तांतरित विषय। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? देखिए विकल्प हैं 1909, 1919, 1935 के अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जा रही है संघीय व्यवस्था की और केंद्र में द्वैध शासन की। तो ये दोनों ही प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में लाए गए थे। हालांकि केंद्र में संघ की स्थापना हो नहीं पाई थी क्योंकि जो देसी रियासतें थी उन्होंने जो है संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी ये दोनों ही प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम से संबंधित हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? देखिए क्या विकल्प दिए जा रहे हैं। संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियों की बात की जा रही है। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो आज हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को दी गई हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में किया गया था? देखिए क्या चीज़ें कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो जैसा सभी को पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की गई थी और इसमें शामिल किया जाना था ब्रिटिश भारत को और साथ ही साथ में देसी रियासतों को भी। लेकिन चूंकि देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थीं इसलिए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस योजना पर आधारित है? वर्तमान के संविधान की बात की जा रही है। 4 विकल्प हैं आपके पास में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पे बात की जा रही है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर के। तो वर्तमान भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों ही सूचियों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था और वहीं से इसे भारतीय संविधान में लाया गया है। अंतर बस इतना है कि 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी और वर्तमान में ये शक्तियां संसद को दी गई हैं। कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? जो ऑप्शंस हैं आपके पास में वो हैं 1909, 1919, 1935 या फिर 1947 का अधिनियम। तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, वो एक बहुत ही बड़ा विस्तृत एक अधिनियम था और इसी में जो है प्रावधान किया गया था कि भारत में जो है संवैधानिक निरंकुशता लाई जाएगी। तो ये जो बात की जा रही है संवैधानिक निरंकुशता का, ये सिद्धांत 1935 के अधिनियम से आया था। यहाँ पर राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? आज हम भारत में देखते हैं कि केंद्र में संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से एक्ट के द्वारा लाई गई थी? विकल्प हैं आपके पास में 1961, 1917, 1919 या फिर 1915 का एक्ट। तो यहाँ पे सही उत्तर है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है केंद्र में 2 सदन बनाए गए थे जिनका नाम था राज्यों की सभा, राज्यों की परिषद और केंद्र की विधानसभा, जिनको बाद में जो है राज्यसभा और लोकसभा नाम दिया गया है वर्तमान में। तो ये व्यवस्था 1919 के अधिनियम से चालू हो गई थी 2 सदन की। राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह शक्ति उसको किस एक्ट के द्वारा मिली है? कौन से एक्ट में सबसे पहले ये प्रावधान किया गया था जहाँ से हमने इसे अपने संविधान में लिया है? जो विकल्प हैं आपके पास में वो हैं 1919, 1935, 1909 या फिर 1947 का अधिनियम। तो आज के
संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह 1935 के अधिनियम से ली गई है। हालांकि गवर्नर जनरल के पास में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी और उसे वो 1861 के अधिनियम से ही मिल गई थी, लेकिन आज के संविधान में हमने इसे 1935 के अधिनियम से अपनाया है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, इसमें जो ऑप्शंस हैं, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए ऐसा प्रस्ताव करने वाली अगर पार्टी की हम बात करें तो वो स्वराज पार्टी थी। 1934 में रांची में इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि भारत की एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सी.डी. देशमुख ने। तो हमारे संविधान में जो आज उद्देशिका है उसको एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया था और उसी के सारांश को आज हमारे संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में देखा जा सकता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शंस हैं सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नामांकन के द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया और उस संविधान सभा का चुनाव कराया गया था और ये चुनाव प्रांतीय सभाओं के द्वारा, यानी जो उस समय प्रांतों की विधानसभाएं थी वहाँ के सदस्यों ने इनका चुनाव किया था। तो यहाँ पे प्रांतीय सभाओं जो है वो सही होगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर S. राधाकृष्णन। हमारे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हालांकि हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने नहीं गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। हमारे देश की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अध्यक्ष के रूप में रखा गया था और इन्होंने ही पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जुलाई 26, 1946 या फरवरी 20, 1947। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश की संविधान सभा की जो बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा और इस उद्देश्य प्रस्ताव को उस दिन पारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद में जो अगली जनवरी में डेट आई 22 जनवरी 1947, उस दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 22 जनवरी 1947 पारित करने की डेट है और 13 दिसंबर 1946 जो है उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था सभा में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना। देखिए क्या विकल्प हैं, इटली, कनाडा, फ्रांस और USA। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण जो है वो USA ने किया था और दुनिया के अधिकतर देशों ने USA से काफ़ी चीज़ें ली हैं। भारत में जो प्रस्तावना का विचार है या उद्देशिका का विचार है वो USA से ही प्रेरित है, लेकिन जो भारत के प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा USA के संविधान से। भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर कौन है? तो यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म, इनमें से भारत के शासन में सबसे ऊपर किसे माना गया है? तो जो संघात्मक शासन पद्धति वाले देश होते हैं वहाँ पर लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता होना एक विशेष लक्षण है। भारत में भी लिखित संविधान है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और यहाँ पर भी जो सर्वोच्च माना गया है वो संविधान को माना गया है, ना कि संसद को। संसद संविधान में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह भी संविधान में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही कर सकती है। इसलिए जो है सबसे ऊपर संविधान को ही माना गया है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कुछ डेट्स हैं: 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो देखिए, यहाँ पर प्रारूप समिति के गठन की डेट पूछी जा रही है, तो इसका उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। इस दिन ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। बाकी जो डेट्स हैं, 13 दिसंबर 1946 ये संविधान की तीसरी बैठक थी। 22 जनवरी 1947 इस दिन जो है जो हमारी उद्देशिका का प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया गया था। 3 जून 1947 को जो है भारत के बंटवारे के लिए जो है माउंटबेटन योजना रखी गई थी, उसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे जो विकल्प हैं, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों की चर्चा है। एक तो कराची अधिवेशन में 1931 में झंडा समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा वाली झंडा समिति की बात की जा रही है, तो यह एक तदर्थ झंडा समिति थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? यहाँ पे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। देखिए, भारत में आप देखते हो संविधान में वयस्क मताधिकार दिया गया है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं। इस चीज़ को 15 वर्षों तक न लागू किए जाने की बात जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में रखी थी, लेकिन इसको फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों ने अपने तर्कों से काटा और भारत में वयस्क मताधिकार जो है वो आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसी समय से लागू कर दिया गया था। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन, C.R. एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या विंस्टन चर्चिल। एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसको लिखा है ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और ग्रैनविले ऑस्टिन ने ही अपनी पुस्तक में ये विचार दिया था कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उनका कहने का मतलब ये था कि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और पूरे भारत में भी कांग्रेस का वर्चस्व था। इसीलिए जो है संविधान सभा एक प्रकार से वो कांग्रेस थी और कांग्रेस का मतलब था पूरा भारत। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो 15, 12, 13 या 10 इनमें से एक विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो ये एक फैक्ट है, 15 महिलाएं जो है वो भारत के संविधान में चुन करके आई थीं। उत्तर यहाँ पर रहेगा 15 महिलाएं। 15 जो है महिलाएं भारत के संविधान सभा में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो वहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। वो हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है आर्थिक स्वतंत्रता, यह
ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस स्वतंत्रता की बात भारत की प्रस्तावना में नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ते हो तो वहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। वो 3 प्रकार के न्याय हैं सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। 3 न्याय हैं, लेकिन वहाँ पर धार्मिक न्याय का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। भारत के संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्द से। तो यहाँ पर भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता जो है वो है क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वो शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कि संविधान की पूरी शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित है। यही जो है लौकिक सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार का शासन देना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं और न्याय, क्या क्या चीज़ें देना चाहते हैं, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और ये शुरू होता है हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना जो है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है और इसकी शब्दावली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर विधिक प्रावधान की बात करें कि संविधान का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। हालांकि इसमें से भारत सरकार कोशिश करेगी कि ये चीज़ें जो प्रस्तावना दी गई हैं प्रस्तावना में वो लोगों को मिले, लेकिन इसको कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इसका विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका विधिक स्वरूप यह है कि उसको लागू कराया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? 17वां, 24वां, 42वां या 44वां संविधान संशोधन? तो भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और वो 1976 में 42वें यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। और इसमें 3 शब्द या 3 कॉन्सेप्ट बढ़ाए गए थे। वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो बढ़ाए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? 39, 41, 42 या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में संविधान में 3 शब्द, नए शब्द जोड़े गए थे। वो थे पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। तो इसमें जो है उत्तर सही हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत इनमें से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य? इनमें से किसमें संविधान निर्माताओं का जो मंतव्य है, जो उनकी सोच थी, वो प्रतिबिंबित होती है? तो यहाँ पर उत्तर सही होगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल। यहाँ पर संविधान का पूरा निचोड़ आपको दिखाई पड़ता है। हमारे संविधान के बनाने वाले लोगों ने क्या सोचा था, कैसा देश बनाना चाहते थे, वो सब कुछ उद्देशिका में ही संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था, उसी को संक्षिप्त रूप से उद्देशिका के रूप में संविधान में प्रारंभ में ही रखा गया है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? विकल्प हैं राष्ट्रपति, कैबिनेट, व्यवस्थापिका या उच्च सदन में। देखिए 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक।
तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वो अध्यक्ष के पास में होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पास में होती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में राष्ट्रपति आंसर जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए 4 चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष, और पूछ रहा है कि इसमें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो जो है राज्य जो होता है, राज्य के 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहली चीज़ होती है जनसंख्या, दूसरा होता है भूभाग, तीसरा उनकी एक सरकार होनी चाहिए, और चौथी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। तो यहाँ पर संप्रभुता जो विकल्प है वो सही होगा। राज्य होने के लिए संप्रभुता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? क्या ऑप्शंस हैं? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक। तो विश्व में 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो होती है संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से पृथक होती है, और भारत जैसे देशों में जहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका जुड़ी होती हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे संसदात्मक आंसर सही है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कौन सी बात सही है? 4 बातें हैं यहाँ पर। पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, तो यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी होती हैं, और जो कार्यपालिका है यानी मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है यानी विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? विकल्प हैं ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, भारत, ये भी इनमें ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए संसदात्मक सरकार की जो प्रणाली है वो इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई, और ज़्यादातर देशों ने ब्रिटेन के देश से ही इसकी प्रेरणा ली है। भारत में भी जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसकी प्रेरणा जो है वो ब्रिटेन से ही है। संसदात्मक शासन प्रणाली में जो है जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? 4 बातें हैं, देखिए संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में संसदात्मक सरकार है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर सरकार का दोहरा स्तर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, इसलिए यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली भी पाई जाती है। लेकिन जो बी विकल्प है अध्यक्षात्मक सरकार, ये भारत में नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार का एक उदाहरण है अमेरिका, जहाँ पर जो है कार्यपालिका जो है वो विधायिका से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो इसमें सही है। भारतीय राजनीति पद्धति के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? 4 बातें हैं, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की 3 बातें हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति भी भारत में है और संघीय सरकार भारत में है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपतीय पद्धति की बात की जा रही है कि भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, तो यह विकल्प गलत है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पूछ रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली है, इसका क्या इसमें से मुख्य कारण है, कौन सी बात सही है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो ये सही नहीं लग रहा है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, तो ये भी कोई विशेष बात नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो यह भी जो है संसदीय प्रणाली के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सबसे उचित यहाँ पर
तर्क है कि मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय प्रणाली होने का एक जो है मुख्य कारण है, मुख्य तर्क है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए ऐसा प्रस्ताव करने वाली अगर पार्टी की हम बात करें तो वो स्वराज पार्टी थी। 1934 में रांची में इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि भारत की एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? जो विकल्प दिए जा रहे हैं आपके पास में हैं वो है M.N. राय, एनी बेसेंट, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है कि कौन से व्यक्ति ने आज़ादी से पहले सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा को बनाने की बात की थी। तो व्यक्तियों के नाम में यहाँ पर जो सही है वो है M.N. राय। M.N. राय ने सबसे पहले जो है 1934 में ये कहा था कि भारत की एक निर्वाचित संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाए ऐसा प्रस्ताव किसने किया था? जो ऑप्शन है आपके पास में, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट डेलीगेशन, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन। यहाँ पर बात की जा रही है कि निर्वाचित संविधान सभा की बात सबसे पहले किस प्रस्ताव में आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया और इसी में पहली बार कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत की एक संविधान सभा बनाई जाएगी। हालांकि ये मिशन फेल हो गया और इसके आधार पर संविधान सभा नहीं बनी थी, बल्कि इसके बाद जो 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्रिप्स मिशन होगा क्योंकि सबसे पहले इसी प्रस्ताव में जो है इस बात को रखा गया था अंग्रेजों की तरफ से। नीचे 4 व्यक्तियों के नाम दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए नाम है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मिशन में नहीं था? कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था और अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर है विलियम वुड। बाकी 3 लोग जो हैं, पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे, A.V. अलेक्जेंडर उस समय मंत्री थे वहाँ के नौसेना के, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष थे। तो ये सब लोग जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे।